फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ और हम पढ़ रहे थे फिजिकल वर्ल्ड। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के इन 5 पार्ट्स में से इन 2 पार्ट्स को पढ़ा था और इसके बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बट अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लेना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और हमारे फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगी। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही एनिमेटेड एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना ताकि वो भी इन वीडियोस को फ्री में देख पाए। तो कंटिन्यू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो इसका 3rd पार्ट है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में क्या कनेक्शन है या फिर ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। तो इनके इस कनेक्शन को हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब हम स्टीम इंजन्स के वर्किंग को इम्प्रूव कर रहे थे तो हमें वहाँ से मिले थर्मोडायनामिक्स के बेसिक डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पर स्टीम इंजन्स टेक्नोलॉजी थी और थर्मोडायनामिक्स के बेसिक डिसिप्लिन्स फिजिक्स था। तो यहाँ पर आप कनेक्शन देख सकते हो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के बीच में। पर अब ये टेक्नोलॉजी और फिजिक्स सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड है तो मैं तो ये भूल ही गया। बात चल रही है 18th सेंचुरी की और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में हो रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसमें स्टीम इंजन्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था और इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे हुआ था। तो अभी हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है फिजिक्स से और कैसे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों ही कनेक्टेड है सोसाइटी से। कभी कभी हमें टेक्नोलॉजीज से नया फिजिक्स मिल जाता है और कभी कभी हम फिजिक्स की हेल्प से कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। तो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखने के लिए हम चलते हैं 100 साल आगे, मीन्स 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ और वो थी वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अब ये वायरलेस कम्युनिकेशन आया कहाँ से? वायरलेस कम्युनिकेशन फॉलो करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज की डिस्कवरी को। तो अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज तो फिजिक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे फिजिक्स के हेल्प से हमने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि इसका हमारे सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। बट फिज़िक्स के एप्लीकेशंस को प्री डिटरमाइन करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता। मतलब हम नहीं बता सकते कि फ़िज़िक्स के कौन से लॉ के हेल्प से हम कब कौन सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले। तो इससे भी हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं 1933 की। तो 1933 में हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इनकी बात तो हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में भी की थी। हमारे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड सर का मानना था कि हम कभी भी एटम्स की एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट हमारे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड सर इतने ग्रेट साइंटिस्ट होकर भी रॉन्ग प्रूव हो गए क्योंकि इसके कुछ साल बाद ही मीन्स 1938 में हान और मेटनर सर ने न्यूट्रॉन इंक्लूडेड फिजन का फिनोमेना डिस्कवर किया जो होता है यूरेनियम में। और आगे जाकर यही बेसिक बना न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस का। मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इन दोनों ने ये प्रूव कर दिया कि हम एटम्स के अंदर की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि आज हम करते भी हैं। आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिससे हम एटम की एनर्जी को यूज़ करते हैं और आज हमारे पास एटम बम भी है जिसमें हम एटम की एनर्जी को यूज़ करके ही कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स हमने इस एटम के न्यूक्लियस के एनर्जी को यूज़ करके अच्छे बुरे सारे काम कर लिए। तो ये तो हमने देखा कि फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में क्या कनेक्शन होता है। पर फिज़िक्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया जिसमें फिज़िक्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढना। जैसे कि सभी को पता है कि फॉसिल फ्यूल बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है और इसकी वजह से काफ़ी सारा पॉल्यूशन भी होता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है
और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इसी की वजह से ये वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए हम अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। इसे काफ़ी सारे तो हम ढूंढ भी चुके हैं, बट और भी काफ़ी सारे अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज का पता चलना अभी भी बाकी है और हमें फिजिक्स के हेल्प से और अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज टाइम के साथ मिलते रहेंगे। तो शायद आपको ये जानने में तो इंटरेस्ट होगा ही कि किस कंट्री के किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, क्या इन्वेंट किया। तो वो आप देख सकते हो टेबल 1.1 में। और अगर आपको इसमें से कुछ और नया याद आता है तो वो आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो अब ये तो यार खुद ही कर लेना। तो टेबल 1.1 को आपके लिए छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स स्टडी है नेचर और नेचुरल फिनोमिनास की, और फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे नेचर में कौन से लॉ है जो काम कर रहे हैं। और अब हम कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस फिजिकल वर्ल्ड के डाइवर्स फिनोमिना को गो ऑन करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है 1.4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो अगर अब मैं आप सबसे पूछूं कि फोर्स क्या है तो सब बोलेंगे कि किसी भी पुल या पुश को हम फोर्स बोलते हैं। मतलब हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से फोर्स यूज़ होता है किसी भी चीज़ को पुल करने में, किसी भी चीज़ को कैरी करने में, ऑब्जेक्ट को थ्रो करने में, या फिर किसी चीज़ का शेप चेंज कर देना, या फिर किसी चीज़ को तोड़ देना। इन सब चीज़ों के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है और हम इन फोर्स का इम्पैक्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि अभी जो मैंने ये बॉल थ्रो किया था, ये बॉल वापस आकर मुझे लग जाए तो इससे तो मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एनिमेशन वाली बॉल है। अगर आपको रियल में बॉल लगेगी तब आप इस फोर्स को भी रियल में एक्सपीरियंस कर पाओगे। बट प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इतना ईजी नहीं है और एरिस्टोटल जैसे कुछ पुराने थिंकर्स को इसके बारे में रॉन्ग आइडिया था। फोर्स का करेक्ट नोशन हमें दिया था न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशंस में, और न्यूटन ने दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा हमारा एनकाउंटर होता है मस्क्यूलर फोर्स से। मेरी मसल्स अभी नहीं दिखेंगी, बट मस्क्यूलर फोर्स क्या होता है ये तो सभी को पता होगा। और ऐसे ही नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़। जैसे अभी यहाँ पर मेरे हाथ में वाटर बॉटल, नहीं वाटर बॉटल किसके हाथ में होती है, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन। तो अब मेरे हाथ में जब मोबाइल फ़ोन है, मेरे हाथ से कुछ फोर्स इस मोबाइल फ़ोन पर लग रहा है। और जैसा कि हम जानते ही है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये मोबाइल फ़ोन भी मेरे हाथ पर सेम मीन्स इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है। और नेक्स्ट है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से अगर आप कोई बॉल थ्रो करो तो वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर हमारा ऐसे ही काफ़ी सारे फोर्सेस के साथ एनकाउंटर होता है। और ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक डोमेन में है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब ऐसे तो काफ़ी सारे फोर्स है, बट कुछ होते हैं फंडामेंटल फोर्स जिससे ये सारे फोर्सेस बने होते हैं। तो अब ऐसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस है जिनके बारे में हमें पता है। तो फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है दो बॉडीज़ के बीच में, और ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड होता है मास पर। मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा या कितना कम होगा ये डिपेंड करता है उसके मास पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर फोकस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है और यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट करता है अर्थ को, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट करता है मून को। और ऐसे ही सन की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स पर हो रहा है। और ऐसे ही आप समझ सकते हो कि कैसे यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्स के फिनोमेनास में बहुत बड़ा रोल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो व्हाट्सएप तो है ही। तो अब सेकेंड फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है ये शायद आपको पता ना हो, बट इसका नाम तो आपने सुना ही होगा।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। मीन्स दो लाइक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पर दो लाइक पार्टिकल्स के बीच में होता है रिपल्शन और दो अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है अट्रैक्शन। ये पहले भी शायद आपने पढ़ा ही होगा। और ये चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी काफ़ी दूर तक इफेक्ट करता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये जानने में एक्साइटेड तो होंगे ही कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मीन्स 10 के आगे 36 zeros, इतने टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इससे आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बट रुको थोड़ा, इससे भी ज़्यादा पावरफुल फोर्स हमारे फंडामेंटल फोर्सेस के लिस्ट में अवेलेबल है और उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हम पढ़ते हैं इसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो अब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो इस एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में रखता है। इससे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि हमें कैसे पता कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को साथ में रखता है एक एटम के न्यूक्लियस में। तो जैसा कि हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखा था, लाइक पार्टिकल्स रिपल्शन करते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं बहुत सारे प्रोटॉन्स। तो अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, मीन्स बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अब इन सभी पार्टिकल्स के बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये सभी एटम के न्यूक्लियस में एक साथ है। मीन्स यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा पावरफुल है, जो इन सब के बीच में रिपल्शन नहीं होने दे रहा है और इन सब को साथ में रख रहा है। तो इसी फोर्स को हमने नाम दे दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस में होता है और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरह ये ज़्यादा डिस्टेंस में काम नहीं करता। ये सिर्फ एटम के न्यूक्लियस जितने डिस्टेंस पर ही काम करता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर भी इसका इफेक्ट नहीं होता। बट अगर हम कंपैरिजन में देखें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिसेंट स्टडीज से ये पता चला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये दोनों भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स कुछ 6 टाइप्स के होते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो अब इसके बाद फाइनली हम नेचर के फोर्थ और लास्ट फोर्स को पढ़ेंगे, मीन्स फंडामेंटल फोर्स को पढ़ेंगे, जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो एटम के न्यूक्लियस में काम करता है, बट अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और अब इसके काम करने के लिए कौन सी जगह बची? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियर प्रोसेसेस में देख सकते हैं, जैसे कि बीटा डीके। अब ये बीटा डीके क्या होता है? तो बीटा डीके को समझते हैं। तो रेडिएशन के बारे में सुना है, कुछ एटम्स मीन्स कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ज़्यादातर ये वो एटम होते हैं जिनमें 83 से ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, मीन्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा होता है। बट अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये एटम्स रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? तो इसका रीज़न है कि एक एटम के न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों में से कोई भी ज़्यादा हो जाए तो ये रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया है कि अगर एक एटम में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी का भी नंबर ज़्यादा है तो वो एटम रेडियो एक्टिव हो जाता है। बट प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा होने से ऐसा क्या होता है इस एटम में? तो अब ये देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एटम के अंदर क्या होता है। तो इसके न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब मान लीजिए कि इस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये एटम क्या करता है, इसके प्रोटॉन्स चेंज हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स में।
और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं न्यूट्रॉन में। और मान लो अगर इसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं तो ये न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन में। अब ऐसा कैसे हो रहा है, प्रोटॉन कैसे न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, इसका रीज़न क्या है, हो कैसे सकता है? तो अभी हमने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों ही कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वार्क्स। तो अब ये क्वार्क्स क्या होते हैं? तो अब ये क्वार्क्स टोटल 6 टाइप्स के होते हैं, बट अभी हम सिर्फ 2 टाइप्स देखेंगे, जो है अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। तो एक न्यूट्रॉन बना होता है 2 डाउन क्वार्क्स से और एक अप क्वार्क्स से, और ऐसे ही एक प्रोटॉन बना होता है 2 अप क्वार्क्स से और एक डाउन क्वार्क्स से। अब अगर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बनना है तो इसमें 2 अप क्वार्क हो जाएंगे और एक डाउन क्वार्क हो जाएगा, और ऐसे ही प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन बन सकता है। मीन्स क्वार्क का नंबर चेंज तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा, और न्यूट्रॉन में क्वार्क्स का नंबर चेंज तो ये न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन जाएगा। बट अब फिर से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि ये क्वार्क्स इधर उधर ऐसे ही कैसे चले जाते हैं? मीन्स कोई ना कोई कैरियर तो चाहिए होगा इसे ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि हम हमारा सामान एक ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही ये क्वार्क्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो ये सब कुछ होता है डब्ल्यू बोसॉन्स और जेड बोसॉन्स की वजह से। डब्ल्यू बोसॉन्स पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं और जेड बोसॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता, और इसमें जो फोर्स लगता है उसे ही हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ऑफ कोर्स ये वीक है तो ये वीक ही है, मीन्स ये बाकी सारे फोर्सेस से वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के। और इसकी रेंज की हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी कम होती है। इसकी रेंज होती है 10⁻⁻16 मीटर्स। मीन्स इसकी रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी 10 गुना ज़्यादा कम होती है। तो यही थे हमारे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, बट ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका 3rd पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहाँ पर जाकर भी आप अपने डाउट्स को हमें डीएम कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को, इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।